अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेसन नंबर 32। लेसन नंबर 32 पर्सनल सेलिंग। इसका कनेक्शन पिछले प्रीवियस लेक्चर के साथ है। यहाँ पे आपने प्रमोशनल मिक्स, प्रमोशनल टूल्स को स्टडी किया था, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स, प्रमोशंस, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस। तो इसमें एडवर्टाइजिंग हमने स्टडी कर लिया। अब हम स्टडी करेंगे पर्सनल सेलिंग को, देन सेल्स प्रमोशंस, देन पब्लिसिटी, देन पब्लिक रिलेशंस। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग a promotional tool in which a salesperson communicate one on one with potential customers। तो पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ वन ऑन वन कम्युनिकेशन, सेल्स पर्सन वन ऑन वन कम्युनिकेट करता है पोटेंशियल कस्टमर के साथ। पोटेंशियल कस्टमर क्या होता है? पोटेंशियल कस्टमर एक ऐसा कस्टमर होता है जो जिसकी जरूरत होती है प्रोडक्ट को परचेज करना, जिसकी नीड होती है और उसमें परचेजिंग पावर भी हो थोड़ी बहुत, यानी कि एटलीस्ट जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करने की किसी हद तक पावर भी हो और दूसरा उसकी डिजायर भी हो उस प्रोडक्ट की। तो ऐसे कस्टमर को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल कस्टमर। तो पर्सनल सेलिंग को डिफाइन कर दिया। एक दफा दोबारा मैं इसको रिवाइज करता हूँ। पर्सनल सेलिंग अ प्रमोशनल टूल, इट इज अ प्रमोशनल टूल। पर्सनल सेलिंग क्या है? अ प्रमोशनल टूल in which a sales person communicate one on one with potential customers, potential consumers, potential end users। तो इसको फर्दर हम एक्सप्लेन यूं कर सकते हैं, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ प्रमोशन पर कॉन्टेक्ट। मोस्ट एक्सपेंसिव, कितना एक्सपेंसिव है? सिंगल sales call has been estimated almost $300। तो बेसिकली ये जो पर्सनल सेलिंग है, ये तरीका इफेक्टिव तो बहुत है सेल्स के हवाले से, लेकिन ये एक्सपेंसिव काफ़ी है। मोस्ट कंपनीज स्पेंड ट्वाइस एज मच ऑन पर्सनल सेलिंग एज ऑन ऑल अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज combined। Expenses include sales people's compensation and overhead, usually travel, food, lodging, द जी। तो ये सारे एक्सपेंसेस डाल के ऑलमोस्ट $300 अ सिंगल सेल्स कॉल जो है वो उसकी कॉस्ट एस्टिमेट की गई है। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज आर relieving sales people of non-productive tasks, making the time they spend with customers more efficient and profitable। तो जो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन है और न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, उससे जो नॉन प्रोडक्टिव टॉक है सेल्स पीपल की, उससे थोड़ी निजात मिली है। मेकिंग टाइम दे स्पेंड विद कस्टमर्स मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल। और कस्टमर के साथ जो वो टाइम स्पेंड करते हैं वो प्रॉफिटेबल हो गया है। मेकिंग टाइम दे स्पेंड विद कस्टमर मोर एफिशिएंट, और उसमें थोड़ी एफिशिएंसी आ गई है, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी सारी एफिशिएंसी आ गई है ऑटोमेशन से और न्यू टेक्नोलॉजी के यूज से। पर्सनल सेलिंग सिचुएशंस, रिटेल सेलिंग, इंडस्ट्रियल सेलिंग, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। जी, रिटेल सेलिंग, personal selling situation in which
प्रोडक्ट्स आर सोल्ड फॉर बॉयज पर्सनल और हाउस होल्ड यूज। ये है रिटेल। रिटेल यानी इसको हम जो है वो परचून कहते हैं आमतौर पे। रिटेल सेलिंग, रिटेल मतलब थोड़ी अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्ट की सेल करना। इसमें क्या होता है इस सिचुएशन में, प्रोडक्ट्स आर सोल्ड फॉर बायर्स पर्सनल यूज और हाउस होल्ड यूज। तो पर्सनल यूज कितना होता है, कोई बहुत ज्यादा तो नहीं होता, एक आदमी का इस्तेमाल या फिर एक घर का इस्तेमाल कोई बहुत ज्यादा तो नहीं होता। तो इसको हम जो है वो कहते हैं रिटेल सेलिंग। प्रोडक्ट्स आर सोल्ड फॉर बायर्स पर्सनल यूज और हाउस होल्ड यूज। जी। इंडस्ट्रियल सेलिंग में ये मतलब लार्ज स्केल पे होता है, इसको आप होलसेल भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस को प्रोडक्ट्स सेल की जाती हैं। आइदर फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर प्रोडक्ट्स और फॉर रीसेल, या तो उन्होंने कोई दूसरी प्रोडक्ट्स बनानी होती हैं या फिर उन्होंने उसको रीसेल करना होता है। तो इंडस्ट्रियल जो सेलिंग होती है वो लार्ज स्केल पे होती है। प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू बिजनेसेस, प्रोडक्ट आर सोल्ड टू बिजनेसेस इन इंडस्ट्रियल सेलिंग। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को अलग से जो है वो मेंशन किया गया है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होती हैं नॉर्मली इनमें जो पर्सनल सेलिंग है ये इसका बहुत ज्यादा रोल है। सेल्स persons communicate with doctors and products are presented to the doctors, and in return doctors recommend these products to patients, as most of the specialized medicines are not allowed to be advertised directly। जी। तो ये एक पूरा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उसका एक पूरा मैकेनिज्म है पर्सनल सेलिंग के हवाले से। और most of the specialized medicines are not allowed to advertise directly, most of the specialized medicines are not allowed to advertise directly, इसलिए उनकी पर्सनल सेलिंग ही करनी पड़ती है डॉक्टर्स के पास जाके। जो सेल्स पर्सन होते हैं वो डॉक्टर्स को मेडिसिन प्रेजेंट करते हैं और फिर डॉक्टर्स जो है वो उसको रेकमेंड करते हैं एक प्रोसीजर के बाद। जी। प्रिपेयरिंग द कैंपेन विद एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ मिलके जो कैंपेन है पर्सनल सेलिंग की, उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो सिंपल एडवर्टाइजिंग में भी यूज हुई थी, एडवर्टाइजिंग प्रमोशन के अंदर, और यहाँ पे पर्सनल सेलिंग के लिए भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को यूज करने का तरीका बताया गया है। किस तरह हम कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पर्सनल सेलिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो एजुकेशन क्लास, आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। जी। तो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसकी कैंपेन में। सबसे पहले जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो क्या करती है, आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। तो टारगेट ऑडियंस क्या क्या हो सकती है, एजुकेशन क्लास हो सकती है, इनकम क्लास हो सकती है, एरिया रूरल और अर्बन हो सकता है, एज और सोशल क्लास। तो ये सारी जो है वो आपकी क्या है टारगेट ऑडियंस। यानी एजुकेशन क्लास पढ़े लिखे लोग, इनकम क्लास यानी मालदार लोग, एरिया रूरल है या अर्बन है, मीन देहात है या गांव है या शहर है। एज, जो आपकी ऑडियंस है उनकी जो एज है वो क्या है, और सोशल क्लास, सोशल क्लास कैसी है उनकी, सोशली कैसे हैं लोग, कितने सुलझे हुए हैं या कितने खराब हैं, किस तरह के लोग हैं, सोशली कैसे हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो पर्सनल सेलिंग में भी यूज होती है। एस्टैब्लिश एडवर्टाइजिंग बजट। जी, एडवर्टाइजिंग बजट, आपने बजट को एडवर्टाइज करना है
एडवर्टाइजिंग बजट परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड सेल्स। तो बजट जो है एडवर्टाइजिंग, एस्टेब्लिश द एडवर्टाइजिंग बजट। तो ये बजट फाइनेंस के इश्यूज हैं, ये तो बहुत ज़रूरी हैं। परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड सेल्स, एक्सपेक्टेड सेल्स की जो परसेंटेज है वो मालूम करनी है। और कंसीडरिंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, इन चीज़ों को आपने कंसिडर करना है। और कंसीडरिंग द कंपिटिटर्स को कंसिडर करना है, और उसके बाद आप बजट एलोकेट करेंगे। उसके बाद बजट एस्टेब्लिश होगा कि हमने कितना पैसा खर्च करना है। डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेजेस। ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टाइजिंग मैसेजेस का, ऑब्जेक्टिव क्या है? आर वी गोइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, क्या हम जो एडवर्टाइजिंग मैसेजेस हैं उन वो किसी न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? आर वी गोइंग टू एडवर्टाइज प्राइस चेंज इम्पैक्ट, क्या हम प्राइस चेंज इम्पैक्ट को एडवर्टाइज करने जा रहे हैं? क्या हम प्राइस चेंज इम्पैक्ट को एडवर्टाइज करने जा रहे हैं? आर वी गोइंग टू लॉन्च न्यू campaigns in response to our competitors campaigns, या फिर हम अपने किसी कंपिटिटर के को मुकाबला की सूरत में कंपिटिटर्स के रिस्पांस में कोई कैंपेन चला रहे हैं। तो फिर उस एतबार से हमारा जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है उसके ऑब्जेक्टिव हम इन चीज़ों को मद्देनजर रख के डिफाइन करेंगे कि क्या हम कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्या हम प्राइस चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको एडवर्टाइज करने जा रहे हैं, क्या हम कोई ऐसी कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं जो हमारे कंपटीटर्स को जवाब देने के लिए, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए है। तो इन चीज़ों को मंजर रख के हम जो है वो अपना जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। फिर जब ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो जाता है एडवर्टाइजिंग मैसेज का, तो हम एडवर्टाइजिंग मैसेज क्रिएट करते हैं। एडवर्टाइजिंग मैसेज क्रिएट करना है तो आपने उसको ऑल कलर सिलेक्शंस, इमेजेस, कार्टून्स, इलस्ट्रेशंस, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, आपने मैसेज लिखना है, एडवर्टाइजिंग मैसेज लिखना है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने जी। अप्रोप्रिएट वर्ड्स हो, लैंग्वेज आपने चूज़ करनी है, कौन सी चूज़ करनी है इसको भी आपने ख्याल रखना कि लैंग्वेज जो आप इस्तेमाल करें उससे आपको आपकी एडवर्टीजमेंट को मैक्सिमम बेनिफिट हो, इस तरह की लैंग्वेज हो जी, जो मैक्सिमम लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करे और लोगों को समझ भी आए क्या लिखा हुआ है। फिर कलर सिलेक्शन है, इमेजेस हैं, कार्टून हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, इन सारी चीज़ों को आप कंसिडर करेंगे जी। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीडिया। अब आपने एप्रोप्रिएट मीडिया जो है, मीडिया मिक्स पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था। एप्रोप्रिएट मीडिया सेलेक्ट करना है, कौन कौन से मीडिया आपने यूज करने हैं, रेडियो यूज करना है नहीं करना, टीवी यूज करना है नहीं करना, किस तरह का मीडिया आपने चूज करना है अपनी ये प्रमोशन के लिए, किस तरह का आप मीडिया यूज करेंगे प्रमोशन के लिए। मीडिया सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एडवर्टाइजिंग मैसेज, हर एडवर्टाइजिंग मैसेज के लिए ये बहुत ही जरूरी है। और जी, मीडिया सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एडवर्टाइजिंग मैसेज। रेडियो फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए जो रेडियो है वो यूज होता है, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो रेडियो ज़्यादा सुनते हैं। और टीवी फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो टीवी ज़्यादा देखते हैं। इफ द कंपनी इज इंट्रोडक्शन एंड कंटेंट्स रिक्वायर्ड, इफ द कंपनी इज introduction and contents required, then can be print media as good selection जी। कंपनी का अगर आपने इंट्रोडक्शन कराना है, उसके जो कंटेंट्स हैं वो आपने प्रेजेंट करने हैं, तो फिर आपको प्रिंट मीडिया आपके लिए अच्छी सिलेक्शन होगा। तो ये अप्रोप्रिएट मीडिया जो है वो आपके एडवर्टाइजिंग मैसेज के हिसाब से सिलेक्ट किया जाएगा। या एक से ज़्यादा मीडिया चूज़ किए जा सकते हैं, उसको हम मीडिया मिक्स कहते हैं। एवेल्युएट एडवर्टाइजिंग इफेक्ट
इफेक्टिवनेस, evaluate advertising effectiveness, एडवर्टाइजिंग की जो इफेक्टिवनेस है उसको evaluate करना है। तो our message has changed customers buying decision or not, तो अगर तो वो कस्टमर का जो बाइंग डिसीजन है वो हमारे हक में कर देता है, हमारी प्रोडक्ट के हक में कर देता है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है वो काफी इफेक्टिव है। वी हैव फाउंड डिजायर्ड इमेज आर नॉट, हमारी प्रोडक्ट का मार्केट में जो डिजायर्ड इमेज है वो बना है या नहीं बना। आवर मीनिंग वेल कम्युनिकेटेड आर नॉट, हमारा जो कम्युनिकेशन है जो हम चाह रहे थे मैसेज या पैगाम पहुंचाना मैसेज तक या लोगों तक या अपने एंड यूजर्स तक, कंज्यूमर्स तक, कस्टमर्स तक, जो हम मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे थे क्या वो पहुंच गया या नहीं, उसका सही तरीके से पहुंचा या नहीं, सही मीनिंग के साथ पहुंचा या नहीं। तो देन जो है वो ये 6 जो है वो कैंपेन में 6 पॉइंट्स हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं, इसको हम डिटेल से देख लिया। तो ये प्रीवियस लेक्चर में भी ये जो है वो प्रिपेयरिंग द कैंपेन विद एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उसमें सिर्फ ये पॉइंट्स दिए हुए थे, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। एडवर्टाइजिंग रिसर्चर्स, एडवर्टाइजिंग रिसर्चर्स क्या it is advertising researchers, it is always done in response to all advertising campaigns in order to know the overall impact of the advertising activities. Advertising researches bring answer for all the above mentioned aspects through these companies, and through these companies can know where the change is required either in your message, your budget, your media selection or etc. जी, तो एडवर्टाइजिंग रिसर्चेस जो हैं वो हमें बहुत सारे सवालों का जवाब देती हैं, और खास तौर पे जो ऊपर क्वेश्चंस जो एस्पेक्ट्स हैं को मेंशन किया गया है उनके जो है वो जवाब मिल जाते हैं हमें, और हमें पता चल जाता है कि हमारे मैसेज में कोई प्रॉब्लम है या जो बजट एलोकेट किया है उसमें कोई प्रॉब्लम है या मीडिया सिलेक्शन या इनमें से कुछ भी जो है वो इन पॉइंट्स में से कुछ कोई प्रॉब्लम है। तो एडवर्टाइजिंग जो रिसर्चेस हैं इट इज ऑलवेज डन इन रिस्पांस टू ऑल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स in order to know the overall impact of advertising activities, advertising activities का overall impact क्या है, रिसर्चर्स यही तो देख रहे होते हैं जी। तो आई होप के यहाँ तक आपको समझ आ गई है जी। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊं कि जो पर्सनल सेलिंग का पोर्शन है वो यहाँ तक किया, यहाँ तक बस। ये जो पर्सनल सेलिंग है उसका पोर्शन ये यहाँ तक है, पर्सनल सेलिंग। ये जो पोर्शन है ना, प्रिपेयर द कैंपेन विद एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इसका ताल्लुक प्रीवियस इसके साथ है। तो यहाँ से इसके साथ कनेक्शन है इसका, यहाँ से ये आगे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से ये आगे इसकी डिटेल है, तो ये बीच में उन्होंने इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो पर्सनल सेलिंग है वो यहाँ से यहाँ तक ये खत्म हो रहा है, और जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी की डिटेल है वो यहाँ पे आगे इससे कनेक्ट हो रही है यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ पे आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया 31 और 32। देन आगे जो लेक्चर जो है वो 33 है, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग जो है आगे उसकी डिटेल है, ठीक है जी। फिर सेल्स प्रमोशन है जी। आई होप कि आपको बात समझ आ गई है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और पर्सनल सेलिंग जो है उसको हम नेक्स्ट आगे 33, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन 34
और उसके साथ ही ये पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इसमें जो ज़्यादा हिस्सा है वो लेसन 31 का है, यानी एडवर्टाइजिंग का है, और पर्सनल सेलिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, और ये आगे लेक्चर नंबर 33 में इसकी डिटेल है। ठीक है, तो इसमें आपने जो पॉइंट ध्यान में रखना है, रिटेल सेलिंग है, इंडस्ट्रियल सेलिंग है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स उनकी सेलिंग है, और पर्सनल सेलिंग क्या होती है, इन विच सेल्स पर्सन कम्युनिकेट वन ऑन वन विद पोटेंशियल कस्टमर्स। और ये आपने ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, अ सिंगल सेल कॉल उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी एस्टिमेट की गई है, वो है $300। तो उसमें जो ओवरहेड है, कंपनसेशन है, उसमें ट्रैवल फूड लॉजिंग ये सारा मिला के तो एस्टिमेट जो है वो 300। तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव है लेकिन इफेक्टिव भी है, पर्सनल जो सेलिंग होती है। ठीक है जी, तो न्यू टेक्नोलॉजी ने और ऑटोमेशन ने काफ़ी हेल्प आउट किया है पर्सनल सेलिंग को। उसमें टाइम काफ़ी बच जाता है आपका, और टाइम के हवाले से जो है वो काफ़ी एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल है न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ या ऑटोमेशन का यूज़। ठीक है, हम इसको लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करते हैं, क्लोज करते हैं। तो ठीक है फिर, ओके, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है जी, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।